नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य जानकारी यानी कि सामान्य अध्ययन की जो हम क्लास चला रहे हैं वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए, उसका जो पार्ट 3 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। 50 प्रश्नों का सेट हम डेली आप तक लाते हैं। आपको पता होगा वीडियो के री एग्ज़ाम में जीएस से जो है 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इन्हीं 50 प्रश्नों की जो है हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो एपी कल्चर है यह किसके उत्पादन से संबंधित है। तो एपी कल्चर का संबंध हो जाएगा शहद के उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। शहद के उत्पादन से संबंधित होता है एपी कल्चर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है पूर्णतः किसको समर्पित है। आपको पता होगा ऋग्वेद में आपको टोटल 10 मंडल मिलेंगे, जिनमें से पूछा गया कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह सोम और इस पेय पर आधारित है। तो आप इसे याद रखिएगा, सोम देवता से रिलेटेड आपका है 9वां मंडल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल आपके 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा 10 मंडल के अलावा जो हैं 1028 कितने, तो 1028 जो है सूक्त भी होते हैं ऋग्वेद में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं, होत्री। क्या कहते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको हम होत्री कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा ऋग्वेद का जो पहला मंडल था, ऋग्वेद का पहला मंडल और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था, इसको जो है सबसे अंत में जोड़ा गया। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। वहीं ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है यह किसको समर्पित है, तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। तो यानी कि जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ही रिलेटेड है। तो आप इसे याद रखिएगा, सूर्य देवता को समर्पित जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको मिलेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी ऋग्वेद से बन सकती थी मैंने आपको बता दी हैं। तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है किस राज्य में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में आपको अधिकतम अंतर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। तथा यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है आपको रहेगी 67.7% टोटल ये है, जिनमें से पुरुषों की साक्षरता दर है आपकी 77.3% और महिलाओं की है 59.1%। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, उस स्तंभ का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भाब्रू स्तंभ आप याद रखिएगा, जो अशोक का भाब्रू स्तंभ है इसमें अशोक ने खुद को सम्राट बताया था असम का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अशोक का जो भाब्रू स्तंभ है इसमें अशोक ने खुद को क्या बताया, तो अशोक ने खुद को सम्राट बताया हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के बारे में कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके द्वारा बहुत सारे आपके शिलालेख बनवाए गए थे, जिनमें से कुछ शिलालेखों के बारे में आपको बता देता हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके जो अधिकांश शिलालेख हैं, अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं ये किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आप याद रखिएगा अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। आप याद रखिएगा, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश आपको शिलालेख मिलेंगे। किंतु इसके 2 शिलालेख हैं जो खरोष्टी लिपि में, कौन कौन से, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो दक्षिण गंगोत्री है यह कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है, तो अंटार्कटिका। कहाँ, तो भारत का अंटार्कटिका में जो शोध स्टेशन है उसको हम दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या है प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है।
और एक तरफ संपादक दिए गए हैं और एक तरफ पत्रिका दी गई है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित पत्रिका इसमें से नहीं है। तो देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट लिखी गई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पहला वाला ये आपका सुमेलित यहाँ पे नहीं है। बाकी बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया था। एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम न्यू इंडिया था। दादा भाई नौरोजी की पत्रिका का नाम रफ्त गुप्ताल था। तो इसमें से इंडिपेंडेंट वाली जो पत्रिका है यह बी आर अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी जाती थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका है किसके द्वारा निकाला गया था इसको, तो मोतीलाल नेहरू इसको निकालते थे। आप याद देखिएगा, मोतीलाल नेहरू जो है इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका को निकालते थे। और निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे दीवान मनीराम, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दीवान मनीराम जो थे ये असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, दीवान मनीराम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, मतलब ग्रेट बैरियर रीफ के समीप आपको कौन सा देश या कौन सा कॉन्टिनेंट मिलेगा, यह चीज़ आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट ही सारे महाद्वीप यहाँ पे लिखे गए हैं, 4 महाद्वीप हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन ग्रेट बैरियर रीफ के समीप है। तो आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया इसी के समीप स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और निम्नलिखित में से किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? महात्मा गांधी के आंदोलन को किसने राजनीतिक फिरौती कहा था, आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी के आंदोलन को किसने राजनीतिक फिरौती कहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो लॉर्ड लिन लिथगो, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड लिन लिथगो ने महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह होते हैं सौरमंडल का भाग, ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, लेकिन निहारिका जो है सौरमंडल का पार्ट नहीं होती, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निहारिका। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? तो यह 1917 में हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह सत्याग्रह था। और यह किससे रिलेटेड था आपका चंपारण सत्याग्रह? तो यह 3 कठिया प्रथा, बिहार में जो 3 कठिया प्रथा चली आ रही थी उसी से रिलेटेड आपका था यह चंपारण सत्याग्रह। तो आप याद रखिएगा, इसको लीड किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसको लीड किया गया था। और यह किसानों से जुड़ा हुआ था, किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ था। और निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? किसका लिंगानुपात अधिकतम है? तो सबसे अधिकतम लिंगानुपात आपको किसका मिलेगा? चेन्नई का मिलेगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चेन्नई का जो लिंगानुपात है वह सबसे अधिक है, 989 इसका है, 989 इसका लिंगानुपात है। मुंबई का 832 है। उसके बाद कोलकाता का 908 है लिंगानुपात, 908 है। और दिल्ली का कितना है? तो दिल्ली का है 868 दिल्ली का लिंगानुपात है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा के बारे में कुछ कथन इसमें से दिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले इसको, और कौन सा कथन इसके बारे में सत्य है उसको देख लेते हैं। तो 280 सदस्य, पहला ही आपका गलत हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं पहला ही आपका गलत है। 275 सदस्य, यह भी आपका गलत है। 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा में जो है 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है,
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं आपके हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पॉलिटी का प्रश्न काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो संविधान का भाग दूसरा किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकार से। बिल्कुल गलत है, संविधान का भाग दूसरा नहीं, भाग तीसरा जो है मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो भाग दूसरा किससे रिलेटेड है? नागरिकता से है। भाग तीसरा आपका नागरिकता से रिलेटेड है, तो ये भी आपका गलत है, मैंने आपको भी बताया नागरिकता से रिलेटेड आपका भाग 2 है। इसके बाद संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और संविधान का भाग 5 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में मिलेंगे में, तो आप याद देखिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सभी बता दिया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको भाग 4 में मिलेंगे, और मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A में है। संविधान का तीसरा भाग आपको मिलेगा, तीसरे भाग में आपको मिलेगा मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक अधिकार मिलेगा, और इसके बाद नागरिकता आपको मिलेगी भाग 2 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, नागरिकता भाग 2 में है, और मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4A में है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके भाग 4 में है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? वरीयता की दृष्टि से इसमें से कौन सा क्रम सही है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन इसमें से बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत राज्यों के राज्यपाल आएंगे, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश वाला न्यायाधीश आ जाएंगे, इसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे। वहीं अगर हम वरीयता क्रम की बात करें तो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे आपके कौन आ जाएंगे, मैं पूरी प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। तो वरीयता क्रम की अगर हम बात करें हमारे संविधान में, तो सबसे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के बाद पीएम होते हैं, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे राज्यों के राज्यपाल होते हैं, और राज्यों के राज्यपाल के नीचे आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाएंगे, फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्री आते हैं, फिर आपके मुख्य न्यायाधीश आते हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाएंगे, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से वरीयता क्रम भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है कौन सा? तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में हुआ है, यही चीज़ आपसे पूछी गई है। तो आर्टिकल 352 में आप याद रखिएगा, आर्टिकल 352 में आपको मंत्रिमंडल शब्द देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? सीमांत कृषक उत्तर प्रदेश में किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषक हम कहते हैं। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को हम क्या कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को हम सीमांत कृषक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? योजना में कोर सेक्टर क्या होते हैं? तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है आपका लोहा और इस्पात उद्योग से। आप याद रखिएगा, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? कोर सेक्टर के लोहा एवं इस्पात उद्योग से होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हरे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मतलब हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? और नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, या कार्बन डाइऑक्साइड लेना या ऑक्सीजन छोड़ना, या ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, या ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित है? तो फोटोसिंथेसिस, यानी कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है और उसमें क्या देखने को मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। आप याद देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाले फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका जो है गलनांक कम होता है या गलनांक ज़्यादा होता है,
या प्रतिरोध अधिक होता है, या प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध अधिक होता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन प्रिंट हो गया है, देखिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला जो फ्यूज तार होता है इसका गलनांक कम होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका गलनांक कम होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो भारत के राष्ट्रपति की, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील जो है किसकी मिश्र धातु होती है? तो लोहे और क्रोमियम की, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहे और क्रोमियम की जो है मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना। क्या? पानी में चीनी का घुलना जो है आपका फिजिकल रिएक्शन, यानी कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना। टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है, टेफ्लॉन जो है एक बहुलक है जिसमें क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन होता है। क्या होता है? तो फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। विकास का मुख्य कारक क्या होता है, आपसे पूछा, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास का मुख्य कारण जो है प्राकृतिक वर्ण है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दूसरी कक्षा में? तो 8, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 8। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में, यानी कि फैट में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वसा में। अगला प्रश्न आपके सामने है, झूमिंग कृषि कौन करते हैं, कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करती है? तो आपकी झूमिंग कृषि जो है कौन सी जनजाति करती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खासी जनजाति में हो जाएगा राइट आंसर आपका, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि को यह एक प्रकार की चलवासी कृषि होती है, चलवासी कृषि भी इसको कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके तहत होता क्या है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ करके खेती किया करते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ जाया करते हैं। तो इसी को हम झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। तो खासी जनजातियों में यह देखने को मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, किस प्रकार से? प्रशीतन जो होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है आपका, जो फ्रिज होता है, वह प्रशीतन मतलब जो खाद्य परिरक्षण में किस प्रकार से मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन जो है किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुटिका के द्वारा जो है उत्पादित होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है? सब्जियों की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है? तो सब्जियों की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आप याद रखिएगा, सब्जियों की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा आपकी बलुई मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बलुई। ऑप्शन आपका अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है? प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत कौन सी सब्जी है? तो दिए गए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शन में से प्रोटीन मटर में जो है मटर में जो है अधिक देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? इसमें से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? जेट्रोफा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जेट्रोफा जो है यह बायोडीजल की फसल है। आनुवांशिकी अध्ययन है क्या? इसके अंतर्गत क्या होता है? आनुवांशिकी के अंतर्गत क्या होता है? तो इसमें होता है आपका वंशागति और विविधता का अध्ययन। तो आप इसे याद रखिएगा, वंशागति का जो अध्ययन है आपके आनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मृदा विज्ञान में मृदा को क्या माना जाता है? मृदा विज्ञान में मृदा को हम क्या मानते हैं? तो मृदा विज्ञान में मृदा को प्राकृतिक पिंड माना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राकृतिक पिंड। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है कि एक सेव छोड़ा जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई अंतरिक्ष यान है, वह चक्कर लगा रहा है अंतरिक्ष यान, तो उसमें से एक अगर सेव को हम छोड़ते हैं तो उसमें क्या चीज़ होगी देखने को उस सेव के अंतर्गत? तो इसमें क्या पूछा होगा आपका? जो सेव होगा वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सेव होगा वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर भूमध्य रेखा की तरफ यह घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। क्या होती है जैव विविधता? मतलब इसमें परिवर्तन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो भूमध्य रेखा की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो जैव विविधता में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, क्या परिवर्तन होता है? तो जैव विविधता जो होती है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है। तो आप इसे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, आपको भूमध्य रेखा की तरफ देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? तो मथुरा से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मथुरा से हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे रोकते हैं फिलहाल के लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला जो सेट हम अपलोड करेंगे उसमें हम 60 प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।